डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको लैंगिक जनन की घटनाओं और क्रियाओं के बारे में बताया था। उसमें लैंगिक जनन जो होता है जीवों के द्वारा निषेचन, पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में अध्ययन करा दिया था। बात चल रही थी निषेचन की, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें हमने आपको बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में बता दिया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि निषेचन, लैंगिक जनन में जो निषेचन है एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का मिलना होता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, निषेचन। तो बाह्य निषेचन अर्थात वह निषेचन जिसमें युग्मकों का संलयन या निषेचन की प्रक्रिया बाह्य माध्यम अर्थात जलीय माध्यम में संपन्न होती है, क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। अब आता है आंतरिक निषेचन। इसमें क्या होता है कि युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के अंदर या जनक के शरीर के अंदर, कौन से मादा जनक के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब वीडियो नंबर शुरू होता है 14। इसमें आपको अंतर, किसमें, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर डालिए। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर। टॉपिक है हमारा बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर। अब ध्यान देना, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। क्रम संख्या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में बाह्य निषेचन और तीसरे कॉलम में आंतरिक निषेचन। देखिएगा ये टॉपिक हो गया आपका। देखो ध्यान से, जब आप नोट्स बनाए तो ऐसे बनाए आराम से, ऐसे एक टेबल बनाया हमने आपको। इसमें जब भी किसी टॉपिक पर आंसर पूछे तो आपको टेबल बना करके आंसर देना चाहिए। उसका आंसर कैसे दें, टेबल बना करके। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार एक टेबल बनाते हैं, ये होती है क्रम संख्या। या जाएगा आपको बाह्य निषेचन, टॉपिक है बाह्य निषेचन, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहला जो इसमें अंतर है, तो बाह्य निषेचन, यह जो प्रक्रिया होती है, बाह्य निषेचन जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है। कहाँ होती है, यह क्रिया जीव के शरीर के बाहर, जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है, संपन्न होती है। नाम से ही बताते हैं बाह्य निषेचन अर्थात बाह्य माध्यम में संपन्न होती है। बाह्य माध्यम, जलीय माध्यम। हमने आपको पहले बताया था कि निषेचन की विशेषताओं में कि निषेचन होने के लिए कैसा माध्यम आवश्यक होता है, तरल माध्यम। तो ध्यान देना, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, यह क्रिया जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है।
अब आता है आपके आंतरिक निषेधन। यह क्रिया जीव के शरीर के अंदर, ध्यान देना अंतर देखो, यह क्रिया कौन सी? आंतरिक निषेधन। यह क्रिया जीव के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है। जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा देखें आप लोग, बाह्य निषेधन में देखिएगा कि बाह्य निषेधन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन से माध्यम की? तरल माध्यम अर्थात जल। इसके लिए ध्यान देना, बाह्य तरल माध्यम, बाह्य तरल माध्यम प्रकरण में जल, बाह्य तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता होती है। इसके लिए बाह्य निषेचन के लिए आप देखिएगा इसमें कौन से में? आंतरिक में आंतरिक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैहिक तरल या शारीरिक फ्लूइड। ध्यान देना, इसमें देखिएगा दैहिक तरल की आवश्यकता होती है। आंतरिक निषेचन इसमें आंतरिक तरल माध्यम, इसमें आंतरिक तरल माध्यम, इसमें आंतरिक तरल माध्यम, जैसे हम ये कह सकते हैं दैहिक तरल, दैहिक तरल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, दैहिक तरल की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें दूसरा अर्थ, दैहिक तरल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दैहिक तरल की आवश्यकता होती है। तीसरा देखें आप लोग, बाह्य निषेचन के दौरान क्या होता है कि जीवों की संख्या अधिक होती है, कि बाह्य निषेचन में उत्पन्न जीवों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जबकि आंतरिक में क्या होता है? जीवों की संख्या कम होती है। ध्यान देना, तो देखो बाह्य निषेचन, देखो इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या अधिक होती है, जीवों की संख्या अधिक होती है, जबकि इसमें आंतरिक में इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। अब ध्यान देना, ये क्यों होती है, क्या कारण है इसका? तो देखिएगा बाह्य निषेचन जो होता है, इसमें जो जीव होते हैं, उत्पन्न होने वाले जीव को पर्यावरण की पारिस्थितिक, ध्यान देना, पर्यावरणीय या पर्यावरण की परिस्थितियों का अधिक सामना करना पड़ता है। इसलिए इनकी संख्या क्या होती है? अधिक उत्पन्न होती है, क्योंकि जो ये बाह्य निषेचन में जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनको विकट पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात उनका जीवन क्या होता है? जोखिमपूर्ण होता है। जबकि इसमें आंतरिक में उत्पन्न होने वाले जीवों को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनका जो जीवन काल है या उत्तरजीविता है वो जोखिमपूर्ण अधिक नहीं होती है। तो आप इसमें चौथा अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, जो कि जीवों की संख्या के उत्पन्न होने से संबंधित है।
तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। चौथे तरफ देखिएगा, बाह्य निसर्ग मतलब इसमें होता क्या है, ध्यान देना कि उत्पन्न जीवों को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना क्या होता है, अधिक करना पड़ता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना अधिक करना पड़ता है। क्या होता है कि बाह्य निसर्ग में उत्पन्न जीवों को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना अधिक करना पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या होती हैं, ध्यान देना। जैसे धूप है और भी कई चीजें हैं, भोजन की प्राप्ति यदि हो भी जाती है, और ध्यान दीजिएगा कई चीजें हैं जो नष्ट होने में अधिक महत्वपूर्ण सहायक होती हैं। ये पर्यावरणीय परिस्थितियां बाह्य निसर्ग के दौरान। और भी उनके परभक्षी वगैरह ज़्यादा होते हैं जो उनको खा जाते हैं, अंडों को वगैरह, इनको जो भी निकलते हैं छोटे शिशु, देखिएगा ध्यान से। जबकि आंतरिक निसर्ग क्या होता है, इसमें उत्पन्न जीव को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कम करना पड़ता है। इसमें लिखें आप, इसमें उत्पन्न जीवों को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कम करना पड़ता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कम करना पड़ता है। पांचवा नंबर होता है आपका, बाह्य निसर्ग में क्या होता है, युग्मक संलयन की जो संभावना होती है, संभावना वो होती है कम रहती है। इसको देखो, इसमें बाह्य निसर्ग में इसमें युग्मक संलयन अर्थात निषेचन, युग्मकों के संलयन की संभावना क्या होती है, कम होती है। युग्मक संलयन की संभावना कम होती है, जबकि इसमें इसके विपरीत हो जाएगा, इसमें युग्मक संलयन की संभावना अधिक रहती है। इसमें युग्मक संलयन की संभावना अधिक रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक संलयन की संभावना अधिक रहती है। इसमें आंतरिक निषेचन में आप देखिएगा, बाह्य निषेचन में क्या होता है कि नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए बाह्य निषेचन में नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। जबकि आंतरिक में क्या होता है,
इसमें मादा युग्मों की संख्या कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें मादा युग्मकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। किसी तुलना में? बाह्य निषेचन की तुलना में। तो आप एग्जाम्पल देख लेना, बाह्य निषेचन कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था शैवाल, अस्थिर मछलियां और मेंढक लिखा दिए तो उसके दौरान इसमें आपके एग्जाम्पल जरूर रखना। जैसे इसमें जाए शैवाल, अस्थिर मछलियां, बहुत विशेष अस्थिर मछलियां में मेंढक आदि, जबकि इसमें उच्च विकसित जीव आ जाएंगे, जैसे ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट और उच्च श्रेणी के जीव। यह आपका एक अंतर था किसमें? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में। अब आप आता है जो टॉपिक चलेगा तीसरा, लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन की घटनाओं में जो आपको तीसरा घटना है वो होती है निषेचन। हो गया तो निषेचन पश्च घटना, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं या क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए निषेचन के दौरान एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं युग्मनज, जाइगोट। ध्यान देना, एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं जाइगोट अर्थात युग्मनज। तो निषेचन पश्च घटनाओं में ध्यान देना, पहली जो घटना है वो होती है युग्मनज का बनना या युग्मनज का निर्माण। जो दूसरी घटना होती है, युग्मनज के बाद में क्या बनता है? भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव। दूसरी घटना क्या होती है? भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव होता है। उसके बाद में नए जीव का निर्माण होता है। तो आप देखिएगा इसमें जो आपका अगला टॉपिक है वो आ जाती है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। जो खंड है निषेचन पश्च घटनाएं या प्रक्रियाएं, जो भी हम कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में या लैंगिक जनन में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन से क्या होता है? एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। ध्यान देना, जिससे भ्रूणीय या जिसे भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इस भ्रूण से ही आगे नई संतति जीव का निर्माण होता है। इन समस्त घटनाओं को क्या बोलते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं दो प्रकार की होती है, युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। उसमें आप देखें एक बार कि लैंगिक जनन में निषेचन से एक कोशिकीय, लैंगिक जनन में निषेचन से एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज, एक कोशिकीय द्विगुणित, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक कोशिकीय होता है, लेकिन
सूत्रता में क्या होता है? द्विगुणित। तो द्विगुणित एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से, इससे अगर देखो, इस युग्मनज से क्या होता है? बहुकोशिकीय भ्रूण का परिवर्तन होता है। बहुकोशिकीय भ्रूण, एम्ब्रियो, बहुकोशिकीय भ्रूण का परिवर्धन, बहुकोशिकीय भ्रूण का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? बहुकोशिकीय भ्रूण का परिवर्तन होता है, जिसे भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं। होता है जिसे भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस भ्रूण से नई संतति का निर्माण होता है। आगे देखो, इस भ्रूण से, इस भ्रूण से नई संतति का निर्माण होता है। इस भ्रूण से, बहुकोशिकीय भ्रूण से नई संतति का निर्माण होता है। तो इन समस्त घटनाओं को क्या कहते हैं हम? निसंपक्ष घटनाएं। इन समस्त घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं, कौन सी घटनाएं? निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। तो इससे क्या निकलता है कि इस दौरान कौन सी निषेचन पश्च घटनाओं के दौरान दो प्रक्रिया संपन्न होती हैं। अतः इस दौरान निम्न दो प्रक्रियाएं या घटनाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी? युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव, और भ्रूणोद्भव से नई संतति जीव का निर्माण होता है। अब देखिएगा, पहली जो घटना है युग्मनज का निर्माण। अब युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? देखिए ध्यान से कि एक कोशिकीय, ध्यान देना, समझ इस चीज को, जो निषेचन के दौरान एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से क्या बनती है? द्विगुणित संरचना। एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना। गुणसूत्र कैसे होती है? द्विगुणित, 2n। अब इसमें ऐसा क्या होता है जिससे ये द्विगुणित संरचना क्या हो जाती है? एक कोशिका से बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सामान्य कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन किसमें? युग्मनज में, जिसे हम क्या बोलते हैं? विदलन, जो कि एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा 11वीं के दौरान कि समसूत्री विभाजन मतलब कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना सामान्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका विभाजन वैसे तो 3 प्रकार का होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जीव जिनमें असूत्री विभाजन होता है, अर्थात गुणसूत्रता के आधार पर कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान देना, जो यह रचना होती है, कौन सी? युग्मनज जो बनता है, इसमें एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है? जिसे हम विदलन कहते हैं। और इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका जो होती है, उसकी जो सूत्रता होती है वो पुत्री कोशिकाओं में क्या होती है? समान होती है।
संस्कृति विभाजन क्या परिभाषा बनी? इसलिए पहले बताया मैंने आपको कि ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका या मातृ कोशिका के समान होती है, क्या कहलाता है? संसूत्री विभाजन कहलाता है। ध्यान देना, लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात दो प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली है युग्मनज का निर्माण और दूसरी है भ्रूणोद्भव। तो हम पहले डालेंगे हम युग्मनज का निर्माण। निषेचन पश्चात घटनाओं में युग्मनज का निर्माण। प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अब आता है युग्मनज का निर्माण। निषेचन पश्चात घटनाओं में युग्मनज जाइगोट का निर्माण। इसमें देखिएगा युग्मनज का निर्माण में देखिए लैंगिक जनन में बात क्या सब किसकी हो रही है? लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से अर्थात युग्मक से युग्मन से संलयन से एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? युग्मनज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? युग्मनज कहते हैं। जाइगोट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए इसमें परिभाषा लिखी है इसकी। लैंगिक जनन लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन, इसके नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज जाइगोट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे संरचना का निर्माण होता है? द्विगुणित संरचना का निर्माण। अब ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। चाहे अगुणित जीव हैं चाहे द्विगुणित जीव हैं, उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य की ऐसी रचना होती है, यदि इसका निर्माण नहीं होता है तो उस पीढ़ी का विकास या अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना होती है, चाहे एक कोशिकीय अगुणित जीव है या द्विगुणित जीव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना होती है किसकी? लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से क्या होता है? एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम युग्मनज कहते हैं। तो देखिएगा कि निषेचन के पश्चात जो रचना बनती है, सबसे पहले क्या बनती है? युग्मनज। तो यह निषेचन के पश्चात क्या होता है? बनी द्विगुणित संरचना होती है। दूसरा यह निषेचन के पश्चात बनने वाली या बनी, यह निषेचन के पश्चात बनी द्विगुणित, निषेचन के पश्चात बनी द्विगुणित संरचना होती है। निषेचन के
पश्चात बनी द्विगुणित संरचना होती है। जो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों जो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, सर्वव्यापी होती है। जो आगे है जो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में कैसी होती है? यूनिवर्सल, सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी यूनिवर्सल होती है। मतलब कोई सा भी जीव हो, चाहे वो एककोषीय हो, अगुणित हो या द्विगुणित हो, उस जीव को इस द्विगुणित रचना से होकर गुजरना पड़ता है। यदि यह नष्ट हो जाती है तो आगे उस जीव की पीढ़ी या जो है उत्तरजीविता समाप्त हो जाती है, पूरी पूरी उसकी समष्टि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो देखो युग्मनज से आगे का विकास, ध्यान देना, युग्मनज से आगे का विकास जीव के जीवन चक्र और ध्यान देना जीव के जीवन चक्र और वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि चाहे पक्षी और भी कई जीव हैं, जैसे जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले कई जीव होते हैं जिनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन अंडे बाहर दिए जाते हैं। अब उन अंडों को शुतुरमुर्ग को देख लीजिए आप, ध्यान देना, पक्षी है, इसके अंडा सबसे बड़ा होता है कोशिका रूप में, सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। तो ध्यान देना उन अंडों को उनके जो परभक्षी होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी उत्तरजीविता क्या होती है? जोखिमपूर्ण होती है। ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, ध्यान देना। तो युग्मनज जो बन गया, युग्मनज चाहे वो अंदर बने या बाहर बने, उसकी जो उत्तरजीविता होती है वो बड़ी जोखिमपूर्ण होती है। जैसे उच्च विकसित प्राणियों में तो ज़्यादा पैतृक और मात्रक संरक्षण मिल जाता है, इसलिए वो जीवित रह पाते हैं। बहुत सारे जीव हैं जैसे बाहर अंडे देते हैं तो उनको अंडों को कोई नष्ट कर सकता है, कोई परभक्षी खा सकता है। तो युग्मनज से आगे का जो जीवन होता है किसी जीव की जाति का, वो उसके जीवन चक्र और वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो आप इस पॉइंट को लिखें, ध्यान देना, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। तो इसमें लिखिए आप युग्मनज से आगे का विकास, युग्मनज से आगे, युग्मनज से आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र, युग्मनज से आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है कि युग्मनज से आगे का विकास, युग्मनज से आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। यदि युग्मनज इसी आधार पर निषेचन को बांटा गया है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक में क्या होता है? उसको युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है उच्च विकसित प्राणियों में, और बाह्य में क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। लेकिन उच्च विकसित प्राणी में निषेचन तो आंतरिक हो गया और युग्मनज भी बन गया, लेकिन युग्मन बनने के बाद में क्या होता है? बाहर अंडे के रूप में आ जाता है, तो उसका भी जोखिमपूर्ण जीवन होता है। तो इसमें देखिएगा कैसे होता है। जैसे आप लीजिएगा, जैसे कुछ जीव हैं शैवाल और कवक, हम ये भी कह सकते हैं अमीबा, एक उसके जीव है शैवाल, कवक और अमीबा। ये क्या करते हैं?
युग्मनज द्वारा, युग्मनज तो बन गया इनमें, याद है ना, शैवाल भी अवरुद्ध होते हैं, शैवाल, कवक और भी कोई सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें युग्मनज बन गया। तो युग्मनज आगे जो विकास होता है वो बड़ा जोखिमपूर्ण होता है इन जीवों में, कि इसलिए क्या करते हैं, ये अपने चारों ओर क्या बनाते हैं, पुटिका बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, पुटिका। तो युग्मनज के चारों एक मोटा आवरण बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पुटिका। इस मोटे आवरण युक्त इस पुटिका जो बनती है, मोटे आवरण पुटिका युक्त जो युग्मनज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, निषिक्तांड। क्या बोलेंगे हम, निषिक्तांड, जाइगो स्पोर या ऊस्पोर कहते हैं इसको। अभी क्या करेगा, जो यह पुटिका जो आवरण होता है युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है, सूखने और नष्ट होने से बचाती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ध्यान देना, तो क्या होता है, अंकुरण से पहले क्या करते हैं, इनमें जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पुटिका जलीय जीव हो तो जल सोख करके फट जाएगी और उसका निर्माण हो जाएगा जीव का। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से डायग्राम देखना, जो लास्ट पॉइंट कहता है कि युग्मनज से आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। तो आगे देखें कि कैसे कैसे जीव हैं जिन्होंने अपने आप को इस पर्यावरणीय परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें ये नर युग्मक है, स्मॉल एन, इसे बोलेंगे हम नर युग्मक, और स्मॉल एन इसे बोलेंगे मादा युग्मक। मादा नर युग्मक मादा युग्मक हो गई। इनमें क्या होगा, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन यानी क्या हो जाएगी, निषेचन, निषेचन कह सकते हैं युग्मक संलयन को, निषेचन। और क्या बन जाती है, देखो संरचना, एन एन क्या हो गया, 2n हो गए द्विगुणित। अब जब द्विगुणित एक कोशिकीय है और ये द्विगुणित है, क्या बोलेंगे हम, युग्मनज, युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब मान लीजिएगा पर्यावरणीय परिस्थितियां आती हैं, कौन सी परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशंस इस समय चल रही है, तालाब पानी सूख गया है, ये क्या, धूप तेज पड़ रही है, गर्मी तेज पड़ रही है, तो जो एक कोश के जीव होते हैं, शैवाल, कवक और क्या बोलते हैं छोटे जीव, प्रोटोजोन, जिनके सदस्य यूग्लिना, अमीबा, ये क्या करेंगे, इन परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर ध्यान देना, एक क्या बना लेते हैं, आवरण बना लेते हैं, मोटा आवरण, जिसे क्या बोलते हैं, पुटिका सिस्ट। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं, युग्मनज हो गए। देखो पर्यावरण, युग्मनज कब बनता है, लैंगिक चरण में, ध्यान देना। तो एक प्रश्न और बनता है कि एक कोश के जीव, शैवाल, कवक और अमीबा आदि पर्यावरणीय परिस्थितियों में या लैंगिक जनन की विधि की ओर अग्रसर होते हैं और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेते हैं। इस मोटे आवरण युक्त जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊस्पोर, निषिक्तांड। ध्यान देना। तो देखो पर्यावरणीय परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के आने पर ये क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको हम, युग्मनज। किसमें है ये, आने पर लैंगिक जनन में, किसमें हो रही है, लैंगिक जनन में। क्या बना लेगा, जैसे ये युग्मनज है, क्या है ये, युग्मनज 2n,
अपने चारों ओर मोटा आवरण बना लेता है। नहीं होता है मैंने आपके अभी नए जन्म में भी कुछ ऐसा आवरण बना लेते हैं, काफी मोटा आवरण। ये जीव इसके अंदर इतना मोटा आवरण बना लेते हैं, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, पुटिका शिष्ट। तो ये आवरण क्या बोलेंगे इसको, पुटिका शिष्ट। तो क्या होती है, मोटा आवरण, मोटा आवरण। इसके अंदर क्या होता है, ये युग्मनज, क्या होगा ये युग्मनज, जाइगोट। अब पुटिका युक्त युग्मनज को क्या नाम दिया गया है, निषिक्तांड, निषिक्तांड, पुष्पोर, पुष्पोर। ये रचना क्या बनाती है, निषिक्तांड, क्या बनती है, ये निषिक्तांड बनती है। तो ये काफी समय तक सुप्त अवस्था है, प्रसुप्ति अवस्था में रहती है, क्योंकि जैसे जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां निकलती जाती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां भी आती हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अंकुरण होने से पहले ये निषिक्तांड काफी समय तक विश्रांति अवस्था में रहता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है, ध्यान देना। बाद में अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसका अंकुरण होता है और नए संतत जीव का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, तो देखिएगा। इसके बाद में डायग्राम आप वीडियो में देख करके भी बना सकते हैं आराम से कॉपी में। तो अब इसका एक बार वर्णन करते हैं, देखिए। जैसे जो कि कुछ शैवाल और कवकों में युग्मनज द्वारा, कुछ शैवालों एवं कवकों में युग्मनज मतलब जाइगोट, जाइगोट द्वारा, जाइगोट द्वारा अपने चारों ओर, जाइगोट द्वारा अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण किया जाता है। एक मोटी भित्ति का निर्माण किया जाता है, एक मोटी भित्ति का निर्माण किया जाता है जिसे पुटिका कहते हैं, जिसे पुटिका शिष्ट, जिसे पुटिका कहते हैं। अब जो युग्मनज है कैसे हो जाता है, पुटिका युक्त। इस पुटिका युक्त युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में, ध्यान देना, जो यह पुटिका होती है, क्या बोलेंगे उसको, क्या बता, कुछ शैवाल कवकों में युग्मनज द्वारा अपने चारों ओर या चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पुटिका। तो यह पुटिका होती है, क्या करती है, युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने एवं नष्ट होने से बचाती है। क्या कार्य इस पुटिका का, तो यह पुटिका, यह पुटिका युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने
नष्ट होने, सूखने एवं नष्ट होने से बचाती है, ये कार्य। तो यह कोटिका जो कोटिका बनाई है युग्मनज चारों ओर, यह कोटिका युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने एवं नष्ट होने से बचाती है। इस मोटी भित्ति युक्त या इस मोटी भित्ति युक्त या कोटिका युक्त युग्मनज को क्या कहते हैं? निषिक्तांड। इस मोटी हम ये भी कह सकते हैं इस कोटिका युक्त, इस मोटी भित्ति युक्त युग्मनज, हम ये कहेंगे इसको, इस मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त या ये कह सकते हैं कोटिका युक्त, कोटिका युक्त युग्मनज को क्या कहेंगे हम? निषिक्तांड, निषिक्तांड कहते हैं। क्या कहते हैं? निषिक्तांड कहते हैं। उसको कहते हैं। उसको कहते हैं। निषिक्तांड अंकुरण से पहले लिखें, यह निषिक्तांड अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले काफी समय तक, काफी समय तक कौन सी अवस्था में रहता है? प्रसुप्त अवस्था में रहता है। काफी समय तक प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था रहता है? प्रसुप्त अवस्था में रहता है। तो क्या देखा हमने कि कुछ शैवालिन कवकों में युग्मनज जायगोट द्वारा अपने चारों ओर एक मोटे भित्ति का आवरण बना लिया जाता है, जिसे कोटिका कहते हैं। यह मोटी भित्ति का निर्माण किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कोटिका कहते हैं। यह कोटिका युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने नष्ट होने से बचाती है। क्या कार्य इसका? युग्मनज को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने नष्ट होने से बचाती है। इस मोटी भित्ति युक्त या कोटिका युक्त युग्मनज को निषिक्तांड, क्या बोलेंगे इसको? उसको या निषिक्तांड कहते हैं। यह निषिक्तांड अंकुरण से पहले काफी समय तक प्रसुप्त अवस्था में रहता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको आप इंपोर्टेंट करके लिखना अपने नोट्स में। जब आप वीडियो देखेंगे तब देखिए ध्यान से। इंपोर्टेंट नोट्स देखिए, अतः युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है। अतः या फिर युग्मनज जो क्या बोलते हैं इसको? जायगोट। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है। पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। होती है जो प्रजातियों की निरंतरता, जो प्रजातियों की निरंतरता को
निरंतरता को सूचित करती है। सूचित करती है। इस प्रकार लैंगिक जनन, इस प्रकार लैंगिक जनन करने वाले प्रत्येक जीव, लैंगिक जनन करने वाले प्रत्येक जीव, यहां तक कि मानव जीवन की शुरुआत, प्रत्येक जीव यहां तक कि मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत भी इस एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मन से होती है। मानव जीवन की शुरुआत भी इस एक कोशिकीय द्विगुणित, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से होती है। इतना महत्वपूर्ण होता है युग्मनज, ध्यान देना। लास्ट में समझ में क्या आया? युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है, जो प्रजातियों की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, जो प्रजातियों की निरंतरता को सूचित करती है या सुनिश्चित करती है। इस प्रकार लैंगिक जनन करने वाले प्रत्येक जीव, जो भी जीव होगा जिसमें क्या होता है लैंगिक जनन, प्रत्येक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत भी इस एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से संपन्न होती है। ध्यान देना। इस निश्चित घटनाओं में हमने आपको आज का जो 14वें वीडियो में युग्मनज के निर्माण तक बताया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।